हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ द पार्टनकर्स ट्यूटोरियल। हम स्टैंडर्ड 12 का काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थर्ड लेसन डिस्कस कर रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है रेडिएशन। तो यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे स्टूडेंट, तो आई रिक्वेस्ट यू टू गो केयरफुली, क्योंकि ये सब रिलेटेड है। तो अभी तक स्टूडेंट हमने टोटल 5 कांस्टेंट डिफाइन किए हैं। वो 5 डेफिनेशन है: कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और दूसरी दो डेफिनेशन की है लास्ट लेक्चर में, वो है इमिसिव पावर और रेडिएशन पावर, रेडिएंट पावर एंड कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो टोटल इस टॉपिक में रेडिएशन लेसन में अभी तक हमने 5 डेफिनेशन किए। अभी ये जितने भी कांस्टेंट है स्टूडेंट, ये कांस्टेंट डिपेंड करता है, ये सारे कांस्टेंट दो बातों पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट वन, नेचर ऑफ बॉडी, नेचर ऑफ बॉडी। और सेकंड, ये डिपेंड करते हैं वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, एक डेफिनेट टेम्परेचर पर हम इसको ऐसे लिखते हैं, या तो ए लेमड़ा या ई लेमड़ा। जब हमने लेमड़ा लिखा तो वी आर टॉकिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ दैट बॉडी। अभी साइंटिस्ट किरचॉफ ने ये सब बॉडी के लिए, अलग अलग बॉडी के लिए इसका वैल्यू अलग अलग है। एक ही बॉडी लिया और टेम्परेचर चेंज किया तो ये अलग अलग होगा। तो साइंटिस्ट किरचॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट। किरचॉफ लॉ समझने के लिए हम उसका थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। किरचॉफ ने क्या किया कि उसने डिफरेंट मटेरियल लिए स्टूडेंट, डिफरेंट मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट लिए। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल 1, समझने के लिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, सपोज एल्यूमिनियम का प्लेट लिया। फिर मटेरियल 2, कुछ सेकंड मटेरियल लिया, सिमिलर मटेरियल से मटेरियल 2, सपोज कॉपर का प्लेट लिया। फिर ऐसे करके थर्ड मटेरियल, सम थर्ड मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल द प्लेट ऑफ ग्लास लिया, फॉर एग्जांपल ग्लास लिया, लेट मी कॉल थर्ड मटेरियल। और लास्ट का जो मटेरियल है, ऐसे डिफरेंट मटेरियल लिया है। और जो फाइनल जो मटेरियल है वो उसने लिया, व्हाट यू कॉल इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये लिया है हमारा परफेक्टली ब्लैक बॉडी। रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ए गुड एब्जॉर्बर। उसका कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 के बराबर होता है। अभी उसने क्या किया स्टूडेंट, उसने किरचॉफ ने इन सारे मटेरियल बॉडी को सेम टेम्परेचर रखा। दे आर मेंटेन्ड एट सेम टेम्परेचर। सब मटेरियल बॉडी को सेम टेम्परेचर पे रखा है। एज एन एग्जांपल, रूम टेम्परेचर हम कंसिडर करते हैं तो वो रफली होगा 300 केल्विन। ध्यान दीजिए, सब मटेरियल अलग अलग है पर सबको सेम टेम्परेचर पे रखा। अभी उसने क्या किया कि पहले बॉडी का उसने निकाला कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ए निकाला, वैल्यू ऑफ ए की निकाला। तो लेट मी कॉल इसका वैल्यू A1, सपोज इसका वैल्यू A1। दूसरी मटेरियल बॉडी है, उसका वैल्यू उसने निकाला A2। ये सब वैल्यू अलग अलग आएगा। क्यों अलग अलग आएगा स्टूडेंट? क्योंकि ये कांस्टेंट नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर सबका सेम है, ये आया A3। और लाइकवाइज इसका वैल्यू कितना होगा, AB। फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट? 1 होता है। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्टिविटी। अभी उसने क्या किया, इन सारे वैल्यू का इमिसिव पावर मेजर किया, रेडिएशन पावर। रेडिएशन पावर कैपिटल R, R1, R2, R3 और उसी प्रकार लास्ट वन यहाँ पे उसने निकाला RB। सारी जो मटेरियल बॉडी है उसकी R वैल्यू कैलकुलेट। R मतलब क्या है? इमिसिव पावर, R रेडिएटिव पावर। तो स्टूडेंट उनके नेचर अलग अलग है, टेम्परेचर सेम है, तो R का भी वैल्यू सेम आया। अभी उसने क्या किया, अभी देखो क्यों सेम, क्यों डिफरेंट आए? टेम्परेचर सेम है पर ये सारी वैल्यू क्यों डिफरेंट आए? ये डिफरेंट इसके लिए आए क्योंकि उनका नेचर डिफरेंट है। अभी उन्होंने उसने क्या किया कि इनको इसका रेशो लिया, इन क्वांटिटी का रेशो लिया। दिस टेकन रेशो ऑफ दिस क्वांटिटी, ऐसा रेशो लिया, ऐसा रेशो। रेशो ऑफ व्हाट? रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, दूसरा क्या नाम है स्टूडेंट? एब्जॉर्टिविटी, और डिवाइड बाय इमिसिव पावर
और रेडिएटिव पावर। तो उसको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिला, उसने देखा कि यदि इसका रेशो लेते हैं तो ये सब बॉडी के लिए, सारे मटेरियल बॉडी के लिए ये रेशो सेम आता है 1/RB। इसका क्या मतलब हुआ? सब ए का वैल्यू अलग है स्टूडेंट, आर का वैल्यू अलग है। इसका ये मतलब हुआ कि सब नेचर के ऊपर अलग अलग है, पर जब रेशो उसने लिया तो ये फाउंड कि ये रेशो सबके लिए सेम आता है। इसका मतलब रेशो ऑफ किसका रेशो? रेशो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन टू द इमिसिव पावर विल बिकम सेम फॉर ऑल मटेरियल बॉडी। और देयरफॉर उसने ये लॉ दिया। तो लॉ का क्या स्टेटमेंट होगा? लॉ उसने ये दिया कि रेशो ऑफ इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर टू द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको मैं रेसिप्रोकल करके लिखता हूं ताकि सुविधा हो। आर अपॉन ए किस चीज का रेशियो है? ये इमिसिव पावर टू द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एट ए सर्टेन टेम्परेचर, किसी भी एक टेम्परेचर पर है, इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ बॉडी है। और ये किसके बराबर है स्टूडेंट? तो दिस इज इक्वल टू, दिस वैल्यू इज इक्वल टू इमिसिव पावर। इमिसिव पावर किसका? इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर। क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका रेसिप्रोकल लिखूंगा मैं तो आर बी अपॉन ए बी होगा, पर ए बी का वैल्यू 1 है तो इट इज इक्वल टू आर बी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट, और आर अपॉन आर बी, आर अपॉन आर बी रेशियो है। किस चीज का रेशियो है स्टूडेंट? ये रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी टू द टेम्परेचर। रिकलेक्ट कीजिए ये क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ये होता है इमिसिविटी, कोफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी, इमिसिविटी, एंड दिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो दिस इज इक्वल टू ए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो ये वैल्यू हो गया आर बाय आर बी ई है। देयरफॉर हमको क्या मिला? किरचॉफ्स लॉ से हमको मिला ए इक्वल टू ई। यदि पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर लिखने का है तो हम इसको ऐसा लिखते हैं स्टूडेंट कि ए लैम्बडा इक्वल टू ई लैम्बडा। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन ऑफ द बॉडी। यदि कोई बॉडी मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक बॉडी जैसे मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है तो मैक्सिमम इमिटर करेगा। ए पुअर एब्जॉर्बर जैसे कि मिरर है, वो पुअर एब्जॉर्बर है तो वो पुअर इमिटर होगा। दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज नोन एज एन किरचॉफ्स लॉ ऑफ हीट रेडिएशन। ये आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो आइए स्टूडेंट, ये जो हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो आपको किरचॉफ्स लॉ पूछेंगे, ये खाली आपको मैंने समझने के लिए लिखा है। किरचॉफ्स लॉ पूछेंगे एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली स्टेटमेंट लिखने का है। क्या स्टेटमेंट होगा स्टूडेंट? कि रेशियो ऑफ इमिसिव पावर कैपिटल ई नोटेशन टू इट्स एब्सॉर्टिविटी। हमने रेशियो लिया, किस किस का रेशियो लिया? देखो यहाँ पे हमने आर या ई दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, ई या आप आर भी लिख सकते हैं। इसका सिंबल दो सिंबल है, ई या आर। टू इट्स एब्सॉर्टिविटी इज ए कांस्टेंट फॉर ऑल मटेरियल बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर बॉडी का सेम होगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का, तो किसका रेशो? इमिसिव पावर और रेडिएशन पावर डिवाइड बाय ए। मतलब ये क्या बोल रहा है कि आर अपॉन ए एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, और ये किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट द सेम टेम्परेचर, दैट इज आर बी। ई भी लिख सकते हैं और दूसरा नोटेशन आप आर बी भी लिख सकते हैं, दोनों नोटेशन। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको इधर समझा, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलता है? वी गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं स्टूडेंट कि एट ए गिवन टेम्परेचर, क्या कंडीशन है? ये कंडीशन बराबर लिखने का है। एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल मटेरियल बॉडीज एब्सॉर्टिविटी, एब्सॉर्टिविटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू इमिसिविटी मतलब कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो इसको कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिक फॉर्म में होगा ए इक्वल टू ई, और पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लिखते हैं स्टूडेंट ए लैम्बडा इक्वल टू ई लैम्बडा। ये इसका स्टेटमेंट है। अभी हमको
इस केस में अभी हमको इस केस में इसका प्रूव करने का, थ्योरेटिकल प्रूफ करने का है, तो आप ये स्टेटमेंट लिख लीजिए। मैं थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के बाद में हम इसका प्रूफ करते हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं। इसका स्टेटमेंट, किरचॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट समझने के बाद में अभी हम इसका थ्योरेटिकल प्रूफ समझते हैं। तो थ्योरेटिकल प्रूफ समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी एक सेटअप लिया है। इस डायग्राम में ये जो Z है वो कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्लोजन है। इमेजिन करिए एक ऐसा चेंबर जिसका कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। इस चेंबर के अंदर हमने दो आइडेंटिकल बॉडीज लटकाया है, X और Y दोनों आइडेंटिकल है, शेप, साइज एक्सेट्रा सम। आपको समझने के लिए नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं कि दो मेटल स्फीयर लेते हैं, एक कॉपर का स्फीयर और एक आयरन का स्फीयर, दोनों को कॉटन थ्रेड से इसका लटका दिया जाता है, तो दोनों आइडेंटिकल बॉडी है। एक्सेप्ट ये जो Y बॉडी है वो परफेक्टली ब्लैक है, मतलब Y जो स्फीयर है उसको क्या करते हैं, हमने देखा लेम ब्लैक, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, उसको लेम ब्लैक से कोट कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल अरेंजमेंट है। Z थर्मोस्टेट है जिसका कि टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट है। Y और X जो बॉडी है दोनों आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट X इज ऑर्डिनरी बॉडी और Y इज कंसिडर्ड टू बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो लेट अस कंसिडर, इमेजिन करो, एज्यूम करो कि लेट R बी द इमिसिव पावर ऑफ X। अभी बार बार हम नहीं बोलेंगे स्टूडेंट, इसमें से X ऑर्डिनरी है और Y परफेक्टली ब्लैक है, तो कैपिटल R इज द इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, मतलब X। RB is the emissive power of the black body. A is the absorptivity of X ordinary body का, और E is the emissivity of X। अभी क्या होगा, बॉडी X और Y जो हमने चेंबर में सस्पेंड किया है स्टूडेंट, तो इनिशियली इनका टेम्परेचर में भी डिफरेंट, इनका टेम्परेचर में भी डिफरेंट, पर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सफिशिएंटली लॉन्ग टाइम, X और Y Z के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम हो गए। हमने प्रीवियस थ्योरी पढ़ा, यदि Z बॉडी, Y बॉडी गर्म है तो इट विल रेडिएट एट ए हायर रेट, X कोल्ड है तो इट विल एब्जॉर्ब एट ए हायर रेट। तो हम ऐसा कंसिडर कर रहे हैं कि X और Y को जब हमने सस्पेंड किया Z चेंबर में, यदि इनिशियली उनका टेम्परेचर सेम नहीं है, तो आफ्टर लॉन्ग टाइम तीनों बॉडी का X, Y और Z का टेम्परेचर सेम होगा। इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टूडेंट थर्मल इक्विलिब्रियम। और हमने प्रीवियस थ्योरी में देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम में भी क्या होता है, बॉडी एब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग एंड इमिट टू द सराउंडिंग इक्वल रेट। तो अभी हम जो ये कैलकुलेशन स्टूडेंट करने वाले हैं, अभी जो मैं कैलकुलेशन लिखने वाला हूँ, दैट इज सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब टेम्परेचर ऑफ X इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ Y इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ Z। तो इमेजिन कीजिए आफ्टर थर्मल इक्विलिब्रियम, सपोज दैट Q बी द इंसिडेंट रेडिएंट हीट अपॉन बॉडी X। X के ऊपर ये Q इंसिडेंट रेडिएंट हीट है, पर ये Q कितना है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अभी जब ये Q इसके ऊपर इंसिडेंट होगा X बॉडी के ऊपर, तो ये स्टूडेंट ऑर्डिनरी बॉडी है, तो पूरा तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो कितना एब्जॉर्ब करेगा वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट absorbed by body X per unit area per unit time। इसमें ट्रिक है स्टूडेंट, वो मैं आपको समझाता हूँ। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी X बॉडी कौन सा है, ऑर्डिनरी बॉडी, कितना एब्जॉर्ब करेगी, तो हमको पता है इट विल एब्जॉर्ब A into Q, वेयर A इज द कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो जब हमने डिस्कस किया, रिकलेक्ट कीजिए स्टूडेंट, A का फॉर्मूला, यहाँ पर A का फॉर्मूला कितना होता है, A का फॉर्मूला होता है QA by Q, तो ये Q क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो वी गॉट QA। अभी जब इसने QA एब्जॉर्ब किया, Q में से QA एब्जॉर्ब किया, तो नेचुरली इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, पर ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए ये बॉडी रेडिएट भी करेगा।
कितना एब्जॉर्ब किया इसने, कितना एब्जॉर्ब किया, A इंटू क्यू इसने एब्जॉर्ब किया स्टूडेंट। तो यदि इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने का है तो जितना एब्जॉर्ब किया, सपोज 50 कैलोरी एब्जॉर्ब किया, तो इट हैज टू इमिट द 50 कैलोरी। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ, इसके नीचे हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी एक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कितना रेडिएट करेगा, तो ये जितना एब्जॉर्ब किया है उतना रेडिएट करेगा, मतलब A इंटू क्यू। अभी इसमें जो मैं ट्रिक की बात कर रहा था वो अभी इमिसिव पावर, इमिसिव पावर की क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, इमिसिव पावर या रेडिएशन पर रेडिएंट पावर की क्या डेफिनेशन है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अभी लेफ्ट हैंड साइड पढ़िए, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी एक्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये क्या क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू रेडिएशन पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। तो ये हमको मिल गया स्टूडेंट, दिस वी गॉट इक्वेशन 1। जितना एब्जॉर्ब किया उतना ही इसको रेडिएट करना पड़ेगा, नहीं तो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अभी ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, तो ब्लैक बॉडी के ऊपर भी हमने सेम क्वांटिटी इंसिडेंट किया है। Q इज ए कॉमन क्वांटिटी, देखो यहाँ पे लिखा मैंने Q कॉमन क्वांटिटी है। तो कितना ये एब्जॉर्ब करेगी, तो अमाउंट मैं लिखता हूं इसको कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी y, again per unit area per unit टाइम। कितना वैल्यू होगा स्टूडेंट, इसका वैल्यू होगा 1 इंटू क्यू के बराबर होगा। पे अटेंशन स्टूडेंट, वाई 1 इंटू क्यू, जितना, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है ना, वाई इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, जितना वो इंसिडेंट होगा उतना पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब यहाँ पे ए का वैल्यू 1 हो गया। अभी जैसे ही इसने एब्जॉर्ब किया, कितना एब्जॉर्ब किया, 1 इंटू क्यू एब्जॉर्ब किया, 50 कैलोरी इंसिडेंट है, 50 पूरा एब्जॉर्ब किया, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए इस बॉडी को रेडिएट करना पड़ेगा। मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज है, कितना रेडिएट करेगा थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, तो सेम रेडिएट करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेम स्टेप वी कैन राइट कि अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय होम, बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वाई परफेक्टली ब्लैक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना होगा स्टूडेंट, विल बी इक्वल टू 1 इंटू क्यू और सिंपली क्यू। और देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम क्या है, तो वो नथिंग बट रेडिएशन पावर है, इमिसिव पावर है। किसका इमिसिव पावर है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का है, तो ये आर भी है। लेट मी कॉल, ये हो गया इक्वेशन 2। जब ये सारा हमने कैलकुलेशन किया स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखने का है कि हमने सब बॉडी को थर्मल इक्विलिब्रियम में लिया, मतलब तीनों का टेम्परेचर सेम है। तो लेट अस डिवाइड कीजिए, हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देखो क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है, a इंटू क्यू लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज q, राइट हैंड साइड है r डिवाइड बाय आर बी। इट इज क्लियर स्टूडेंट, ये q कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिल गया, और a इक्वल टू हमको मिला r अपॉन आर बी। लास्ट लेक्चर आप देखिएगा स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में ये डेफिनेशन किया है। ये क्या है, रेशियो है, किस चीज का रेशियो है, रेडिएशन पावर, रेडिएटिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू द रेडिएटिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये बाय डेफिनेशन ई होता है। तो हमको क्या मिला फाइनली, और वी गॉट इक्वेशन ए इक्वल टू ई, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। इन पर्टिकुलर और सर्टन वेवलेंथ का सर्टन टेम्परेचर हम लिख सकते हैं ए लैम्बडा इक्वल टू ई लैम्बडा। दिस इज नथिंग बट मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द किरचॉफ्स लॉ, हेंस किरचॉफ्स लॉ इज थ्योरेटिकली वेरीफाइड। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। हम ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो रेडिएशन टॉपिक है, इसमें अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ऑलमोस्ट हम
नियर टू द एंड आ गए हैं, एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे हम लोग। मुझे बहुत लोगों का मैसेज मिला है कि सर नोट्स दीजिए, तो इस टॉपिक का एंड में मैं पूरा टॉपिक का पीडीएफ डालने वाला हूँ, पीडीएफ शेयर करने वाला हूँ, जिसमें कि पूरा सिमिलर ऑर्डर में सब नोट्स लिखा हुआ है। और ये टॉपिक होने के बाद में हम PYQ और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट इधर हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है और थेरेटिकल है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको दो लॉ मिलने वाले हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ऐसा है, डिस्कस स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं मीनिंग आपको समझाता हूं। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी। अभी हमको पता है, हमने किरचॉफ्स लॉ किया, तुमको पता है कि गुड A इक्वल टू E, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इमिसिविटी। ए गुड एब्सॉर्बर इज ए गुड इमिटर। तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है स्टूडेंट, दैट इज ए गुड एब्सॉर्बर। हमने देखा फेरिस बॉडी, आर्टिफिशियल परफेक्टली बॉडी ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब 100%। तो दो साइंटिस्ट लोग, ये साइंटिस्ट का नाम यहाँ लिखा है, ल्यूमर एंड प्रेंगशिम, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर ब्लैक बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। चूंकि ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लैक बॉडी को यदि गर्म करेंगे तो वो इमिट भी करेगा। बाय लॉ के गुड एब्जॉर्बर इज अ गुड इमिटर। तो उन्होंने ब्लैक बॉडी डिजाइन करके उसको इलेक्ट्रिकली हीट किया, और जो बाहर रेडिएशन आए, जो ब्लैक बॉडी के बाहर, सिंपल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस ब्लैक बॉडी के बाहर यहां से जो इमिशन, जो रेडिएशन इमिट हुए स्टूडेंट, उसका रेडिएंट पावर उन्होंने मेजर किया। रिकॉल, व्हाट इज द रेडिएंट पावर मीन्स? रेडिएंट पावर मीन्स एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो उन्होंने देखा कि जो रेडिएशन पावर है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ब्लैक बॉडी को जब गर्म करेंगे तो ये रेडिएशन इमिट करेंगे। ये जो रेडिएशन है, ये इमिट होता है, इसकी जो वेवलेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट? वेवलेंथ विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर कम है तो रेडिएशन कम होगा, क्योंकि हमको पता है रेडिएंट पावर जो है वो टेम्परेचर और नेचर ऑफ बॉडी के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर नेचर ऑफ बॉडी फिक्स है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो यदि लो टेम्परेचर रहेगा तो वेवलेंथ लॉन्गर होगा, और हाई टेम्परेचर होगा तो वेवलेंथ शॉर्टर होगा। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया स्टूडेंट? ब्लैक बॉडी को मेंटेन किया डिफरेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर, 3000, 2000, 5000, वेरी हाई टेम्परेचर। और उसमें से जो रेडिएशन आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहे हैं, बाय इंस्ट्रूमेंट दे हैव मेजर्ड रेडिएंट पावर, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और फिर इन साइंटिस्ट लोगों ने एक ग्राफ प्लॉट किया स्टूडेंट, ग्राफ बिटवीन वेवलेंथ अगेंस्ट रेडिएंट पावर। ये ग्राफ आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे सिमिलर ग्राफ ड्रॉ किया है स्टूडेंट। तो हमको इस ग्राफ से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। ये क्या बताता है, व्हाट दिस ग्राफ शोज, वो हमको डिस्कस करने का है। तो पहला पॉइंट ऐसा है कि जब टेम्परेचर स्मॉल है, जब टेम्परेचर रफली 3000 केल्विन है, तो ये ग्राफ देखिए स्टूडेंट नियरली फ्लैट है, नियरली फ्लैट है। टेम्परेचर कम है, ये नियरली फ्लैट है। जब वेवलेंथ कम है तो रेडिएंट पावर कम है, देखो रेडिएंट पावर इज लेस। और जब वेवलेंथ बढ़ रहा है तो थोड़ा रेडिएशन पावर बढ़ होकर अगेन कम हो रहा है। जब यही टेम्परेचर 3000 केल्विन की जगह 4000 केल्विन हुआ स्टूडेंट, तो अगेन ये ग्राफ बढ़ा। ये फ्लैट पोर्शन था। अभी सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? फर्स्ट में ऐसा कोई पीक नहीं है, सेकंड में थोड़ा ये पीक आ गया है, यहाँ पे हिली रीजन, हिल जैसा हो गया है, और इसका नेचर और इसका नेचर सेम है। यदि और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि ये जो बीच का पोर्शन है वो एकदम पीक हो गया स्टूडेंट। ये पीक जो है, ये पीक हो गया, मतलब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में रेडिएशन पावर मैक्सिमम हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ग्राफ का एरिया बढ़ा। देखिए ग्राफ का एरिया बढ़ा, और इसका पीक शार्पर और शार्पर होते गया स्टूडेंट। तो ये ग्राफ हमको क्या बताता है?
इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो हमको डिस्कस करने का है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ साइंटिस्ट लोगों को मिला है, इनका क्या कंक्लूजन है इस ग्राफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जो ऑब्जर्वेशंस है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन मिले हैं, वो ग्राफ से यहाँ पर हम समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, देखो ये जो ग्राफ है सब ग्राफ कर्व है। कर्व मतलब नॉन लीनियर होता, नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये ग्राफ बताता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हम लेंगे तो ग्राफ कर्व है। इसका मतलब ये जो एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी है, दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म है। देखिए पहले इंक्रीज हो रहा है और फिर डिक्रीज हो रहा है। सेकंड जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप ये ग्राफ में हमने 3-4 अलग अलग टेम्परेचर पे देखो ग्राफ बनाए। पहले ग्राफ में पीक नहीं है, दूसरे ग्राफ में पीक आया। पीक मतलब क्या हुआ, ये पीक का क्या मतलब हुआ, पीक का ये मतलब हुआ मैक्सिमम एनर्जी रेडिएटेड। देखो वेवलेंथ बढ़ा तो एनर्जी रेडिएशन बढ़ा, रेडिएंट एनर्जी बढ़ा, और फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद में एनर्जी रेडिएशन डिक्रीज हो गया। तो सेकंड पॉइंट ये बताता है कि एट ए गिवन टेम्परेचर आर इनिशियली इंक्रीजेस। देखो सब कर्व देखो प्रॉपरली, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सब केस में आर बढ़ रहा है। फिर क्या होगा, आर मैक्सिमम हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट में मैक्सिमम हुआ। इस मैक्सिमम वैल्यू को हमने इस ग्राफ में नाम दिया लैम्बडा मैक्सिमम। तो स्टूडेंट ये कंफ्यूजन का थोड़ा पॉइंट हो सकता है। ये लैम्बडा मैक्सिमम का ये मतलब नहीं कि मैक्सिमम वेवलेंथ है। लैम्बडा मैक्सिमम सिग्निफाइज दैट वैल्यू ऑफ द लैम्बडा वेयर आर इज मैक्सिमम। देखो ये आर मैक्सिमम है, यदि मैं यहाँ पे ग्राफ में आपको ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये आर मैक्सिमम है, इस वैल्यू को दिया है लैम्बडा मैक्सिमम। एक बार वापस समझते हैं, दैट वैल्यू ऑफ द लैम्बडा फॉर विच रेडिएशन पावर इज मैक्सिमम इज डिनोटेड बाय लैम्बडा मैक्सिमम। तो क्या हुआ, पहले रेडिएंट एनर्जी बढ़ा, बिकम मैक्सिमम, और इसके बाद में क्या हुआ, रेडियंस एनर्जी वापस डिक्रीज हो रहा है। ये मैंने लिखा, फर्स्ट व्हाट हैपेंस, आर इंक्रीजेस एंड लैम्बडा डिक्रीजेस, आर वैल्यू डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द लैम्बडा। नेक्स्ट वन, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसमें ऐसा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टूडेंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, तो आप ये जो पीक है, ये जो पीक है देखिए, ये यहाँ पे पीक है, यहाँ पे पीक समवाय वेर यहाँ पर है, ये पीक है, ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है। देखो मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि लैम्बडा का जो लैम्बडा मैक्सिमम मतलब लैम्बडा का जो वैल्यू है एट विच रेडिएशन पावर इज मैक्सिमम इज डिक्रीजिंग। मतलब लैम्बडा और टेम्परेचर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ लिखा है, वैल्यू ऑफ लैम्बडा डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये पर्टिकुलर देखा गया कि जो लैम्बडा मैक्सिमम है, लैम्बडा मैक्सिमम मतलब वैल्यू ऑफ लैम्बडा एट विच रेडिएशन पावर इज मैक्सिमम was found to be inversely proportional to absolute temperature। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, इस साइंटिस्ट का नाम है स्टूडेंट विन्स साइंटिस्ट, इसको बोलते हैं विन्स लॉ, साइंटिस्ट का नाम विन्स लॉ। यदि हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बी इंटू 1/t स्टूडेंट, इंटू 1/t। तो ये इक्वेशन हो जाएगा, और T कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट विच वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज मैक्सिमम इनटू लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू B। ये जो लॉ दिया है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं विन डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस पर्टिकुलर लॉ इज कॉल्ड एज एन विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। नाउ व्हाई डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड डिस्प्लेसमेंट क्यों यूज किया है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्बडा का वैल्यू डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब शिफ्ट हो रहा है। किधर शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स मिनिमम वैल्यू। जैसे T बढ़ेगा तो लैम्बडा का वैल्यू मिनिमम होगा। ये जो B है, ये B को बोलते हैं विन्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एन विन्स कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट का वैल्यू है स्टूडेंट B इक्वल टू 2.8, इसका वैल्यू लिखिए 2.897 इंटू 10 टू दी पावर, वैल्यू लिखिए 10 टू दी पावर, इसका वैल्यू है स्टूडेंट -3।
यूनिट क्या होगा? तो लेमड़ा का यूनिट क्या है? लेमड़ा का यूनिट मीटर है और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। तो बी का वैल्यू होगा स्टूडेंट 2.897 इंटू 10⁻³ यूनिट होगा मीटर इंटू केल्विन। ये लॉ हम आगे वापस डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट वन, अभी आप कोई भी एक कर्व लेंगे, सपोज एक कोई भी कर्व लिया आपने, सपोज आपने ये सेकंड कर्व लिया, तो इसके अंडर का एरिया ये देखो, लेट मी शो इट बाय शेडेड लाइन, तो आपको समझ में आए। ये जो सेकंड कर्व है, ये जो सेकंड कर्व है, इसके अंदर ये जो एरिया है, व्हाट दिस एरिया सिग्निफाइज? तो एरिया अंडर एनी कर्व, कोई भी कर्व लेंगे, इट इंडिकेट्स टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जब ब्लैक बॉडी का ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है तो उससे एनर्जी बाहर आ रहा है, एनर्जी इमिट कर रहा है, उस एनर्जी का टोटल वैल्यू इज एरिया अंडर दिस कर्व है। तो ये दो साइंटिस्ट लोगों ने इसको स्टडी किया था, उस साइंटिस्ट का नाम है स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन। स्टीफेंस एंड बोल्ट्जमैन इन्होंने स्टडी किया था और उन्होंने पता किया कि यदि टेम्परेचर हाई है, द ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो एरिया है, दिस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब रेडिएटिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी हमेशा लिख सकते हैं स्टूडेंट आर, आर बी मतलब रेडिएंट पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी वाज फाउंड टू बी 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस लॉ का नाम है, जो कि हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। तो स्टूडेंट ये जो ग्राफ प्लॉट किया, इसमें से दो ऑब्जर्वेशन हमने देखे। साइंटिस्ट विन ने ये देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी का, तो लेम्बडा मैक्सिमम वैल्यू, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लेम्बडा मैक्सिमम मतलब नॉट वैल्यू ऑफ, नॉट वेवलेंथ मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच इमिसिव पावर इज मैक्सिमम, उसको हमने नाम दिया लेम्बडा मैक्सिमम। तो ये लेम्बडा मैक्सिमम क्या हो रहा है, ये जो पीक है लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, देखो अभी आपको समझाया। तो ये उसने ऑब्जर्व किया और इसको उन्होंने स्टेटमेंट फॉर्म में दिया है। तो समझते हैं व्हाट इज द विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। अकॉर्डिंग टू विंड्स लॉ, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ एट विच वैल्यू ऑफ इमिसिव और रेडिएशन पावर इज मैक्सिमम, लेम्बडा का वो वैल्यू जबकि ई का वैल्यू मैक्सिमम है। देखो इस ग्राफ में यहाँ पर ये ई या आर का वैल्यू मैक्सिमम है, ये आर मैक्सिमम है यहाँ पर। इस वेवलेंथ को नाम दिया लेम्बडा मैक्सिमम, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है स्टूडेंट, वैसे लेम्बडा किधर है, लेफ्ट के साइड में शिफ्ट हो रहा है, इसके लिए इसका नाम दिया है डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इस लॉ से क्या होगा स्टूडेंट, इस लॉ से होगा कि लेम्बडा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब 1/T होगा, जैसे मैंने इसके पहले लिखा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और लेम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बी इंटू 1/T, ऐसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा T इंटू लेम्बडा मैक्सिमम means that value of lambda at which emissive power is maximum is equal to B। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, फॉर्मूला है फॉर विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट इज बी स्टूडेंट, आप पूछेंगे सर बी क्या है, तो बी इज नोन एज विंड्स कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड एज एन विंड्स कांस्टेंट। और इसका फिक्स वैल्यू, इसका वैल्यू है स्टूडेंट, वैल्यू ऑफ दिस विल बी 2.897 इंटू 10⁻3, ये वैल्यू है इसका, इंटू 10⁻−3, सॉरी -3, 2.897 इंटू 10⁻−3। यूनिट क्या होगा इसका, तो देखो टेम्परेचर है केल्विन में और वेवलेंथ होगा मीटर में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर केल्विन। ये फिक्स वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो हम इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं स्टूडेंट, डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ द विंड कांस्टेंट होगा मास 0, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मास, m0। लेंथ कितना है 1 है, L1। T कितना है, टाइम 0 है, और केल्विन टेम्परेचर है,
तो केल्विन रेज़ टू पावर 1, तो डायमेंशन होगा m0 L1 T0 K1। खाली ओनली आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि L1 K1 आर द डायमेंशन ऑफ द विंस कांस्टेंट। तो स्टूडेंट अभी ऑलमोस्ट इस टॉपिक का हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। जिसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जो ग्राफ प्लॉट किया गया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, वहां से ये पर्टिकुलर लॉ, ये एक प्रॉपर्टी है, मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की एक प्रॉपर्टी है, ये वहां से मिला, उसको इन दोनों साइंटिस्ट ने लॉ के रूप में दिया है। तो आइए स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट कहता है कि एनर्जी रेडिएटेड per unit area per unit time ये क्या क्वांटिटी होता है स्टूडेंट? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, मतलब ये क्या है? रेडिएशन पावर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा क्या नाम है इसका? इमिसिव पावर, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज रेडिएशन पावर। क्या सिंबल है रेडिएशन पावर का स्टूडेंट? रेडिएशन पावर का सिंबल है कैपिटल आर, और इमिसिव पावर का सिंबल है ई, बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जो लॉ है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही है। फर्स्ट थिंग, बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the fourth power of its absolute temperature। फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है स्टूडेंट T⁴ ये इसका स्टेटमेंट है। एनर्जी रेडिएटेड, ध्यान दीजिए, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज रेडिएशन पावर या रेडिएटिव पावर। दूसरा क्या नाम है? और इमिसिव पावर, किसके लिए? फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स, नॉट टेम्परेचर। बहुत स्टूडेंट एग्जाम में ये वर्ड लिखना भूल जाते हैं स्टूडेंट। खाली टेम्परेचर नहीं है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और खाली ओनली बॉडी नहीं है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सिंबल फॉर्म में, इन सिंबल फॉर्म में हम ये लॉ लिख सकते हैं कि कैपिटल आर बी मतलब रेडिएशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴, कैपिटल T। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे स्टूडेंट, तो हमको यहाँ पे कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको कि आर बी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट सिग्मा इनटू T⁴। लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन 1। ये जो सिग्मा हमने लिखा है स्टूडेंट, ये जो सिग्मा लिखा है, ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका नाम है स्टीफन्स, इसका वैल्यू है स्टीफन्स कांस्टेंट। इसका डेफिनेट वैल्यू है स्टूडेंट, इसका जो वैल्यू है वो है 5.78 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻8 है। अब इसका यूनिट क्या होगा? तो यदि आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो आर का यूनिट हमको ऑलरेडी पता है स्टूडेंट। आर का क्या यूनिट होता है? एनर्जी। देखो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है आर इज व्हाट? एनर्जी रेडिएटेड। तो एनर्जी मतलब जूल पर यूनिट
एरिया, एरिया से डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर सेकंड, अदरवाइज ऑल्सो हमने किया है जूल पर मीटर स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर होगा केल्विन, केल्विन का रेज़ टू पावर 4। ध्यान दीजिए टेम्परेचर केल्विन में है तो यहाँ पे हो गया टी टू द पावर, ये हो गया वैल्यू 4। हमको ये भी पता है कि जूल बाय सेकंड ये वैल्यू होता है वाट, तो इसका दूसरा यूनिट कैसे होगा, इसका यूनिट होगा वाट मीटर स्क्वायर केल्विन रेज़ टू पावर 4। ये वैल्यू कांस्टेंट है, स्टीफेंस कांस्टेंट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अभी स्टूडेंट आपको एक बराबर ध्यान देने का है, ये जो लॉ लिखा है, जो इक्वेशन 1 लिखा है, ये किसके लिए, जैसे मैंने समझाया, ये खाली परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। तो एक बार मैं वापस इसको लिख देता हूँ इस इक्वेशन को स्टूडेंट, कि आर बी इक्वल टू सिग्मा T4, ये जो इक्वेशन 1 है या साइड में लिखता हूँ ताकि आपको याद रखें, दिस इज फॉर ओनली परफेक्टली ब्लैक बॉडी। पर इसका ये मतलब नहीं कि दूसरी बॉडी को अप्लीकेबल नहीं है। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये हम दूसरी बॉडी को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जरा समझिए पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमको पता है कि फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, क्या मतलब है स्टूडेंट, ऑर्डिनरी बॉडी मतलब अदर देन परफेक्टली ब्लैक बॉडी, वी नो इमिसिविटी, रिकलेक्ट कीजिए इमिसिविटी। इमिसिविटी का दूसरा क्या नाम है, कोफिशिएंट ऑफ इमिशन। इमिसिविटी कितना होता है, इमिसिविटी का वैल्यू है E इक्वल टू, रिकॉल, R अपॉन RB। अभी ये स्मॉल ई क्या है, इमिसिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी बॉडी है, अदर देन परफेक्टली ब्लैक कोई भी बॉडी है। R क्या है, रेडिएशन पावर, या R क्या है, रेडिएशन पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी है, और RB क्या है, तो रेडिएशन पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी है, मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर। रिकलेक्ट कीजिए डेफिनेशन में हमने किया, ये दोनों सेम टेम्परेचर में मेजर किया है। तो देयरफॉर R का वैल्यू कितना होगा यहाँ से, देयरफॉर R का वैल्यू होगा स्टूडेंट E इंटू RB। ऑर्डिनरी बॉडी के लिए E का वैल्यू लेस देन 1 होगा। यदि यही बॉडी ब्लैक होगी स्टूडेंट तो हमको पता है E का वैल्यू 1 हो जाएगा, वहां पे स्मॉल e का वैल्यू, देन R विल बी इक्वल टू RB। पर RB हमको ऑलरेडी पता है, RB का वैल्यू ऑलरेडी पता है इक्वेशन 1 से, तो इक्वेशन 1 से यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, यदि इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे मिलेगा R इक्वल टू E। RB का वैल्यू देखिए, ये RB का वैल्यू है सिग्मा इंटू T4, लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन 2। ये जो फॉर्मूला निकाला है स्टूडेंट हमने, ये जो फॉर्मूला निकाला है ये किसके लिए है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्योंकि हमको न्यूमेरिकल के लिए सारे फॉर्मूले लगेंगे स्टूडेंट। ये किसके लिए है, दिस इज फॉर ऑर्डिनरी, दिस इज फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो स्टीफेंस लॉ शुड नॉट बी मिसअंडरस्टूड। खाली ऐसा नहीं है कि वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ही, इसको हम ऑर्डिनरी बॉडी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, रिकलेक्ट करो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में हमने पढ़ा कि फॉर एनी बॉडी मतलब कोई भी ऑर्डिनरी है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ए का वैल्यू ई के बराबर है। ए क्या है स्टूडेंट, ये व्हाट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्टिविटी है। तो ये वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वापस। तो सेम इक्वेशन, ये जो फॉर्मूला लिखा है ये हम ऐसा लिख सकते हैं कि कैपिटल R इक्वल टू ई की जगह क्या होगा, स्मॉल ए। ध्यान दीजिए ई मतलब इमिसिविटी या कोफिशिएंट ऑफ इमिशन, और ए मतलब एब्जॉर्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कितना होगा, सिग्मा T4। ये भी जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, ये जो फॉर्मूला है ये भी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, लेट मी कॉल इक्वेशन 3। तो हम इन दोनों को समराइज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हेंस रेडिएटिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वो फॉर्मूला हो जाएगा कि R इक्वल टू ई सिग्मा T4
ई सिग्मा T4, ये फॉर्मूला लिखा मैंने यहाँ पर E इक्वल टू ए है, तो दिस इज इक्वल टू ए सिग्मा T4। ये दोनों फॉर्मूले ऑर्डिनरी बॉडी के लिए स्टूडेंट, लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने स्टीफेंस लॉ ब्लैक बॉडी के लिए किया, स्टीफेंस लॉ हमने ऑर्डिनरी बॉडी के लिए किया। अभी ये जब डेरिवेशन हमने स्टूडेंट किया है तब हमने सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर नहीं किया। तो अभी हम स्टीफेंस लॉ का इफेक्ट कॉन्सिक्वेंस देखते हैं। यदि हम सराउंडिंग टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज में डिस्कस किया है। उसमें क्या होता है, बॉडी और सराउंडिंग के बीच में देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ हीट। तो ऐसा समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि X इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कंसिडर करो कि ये X परफेक्टली ब्लैक बॉडी है जिसका कि टेम्परेचर कैपिटल T है और इट इज इनक्लोज्ड इन ए परफेक्टली ब्लैक इनक्लोजर। दोनों परफेक्टली ब्लैक है स्टूडेंट। ऐसा क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि बेसिकली जो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ है वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है। सपोज इसमें टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। अभी देखिए क्या है, खाली अभी X की तरफ ध्यान दीजिए। तो X इज ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ये क्या करेगी, दिस विल इमिट द रेडिएंट एनर्जी। कितना होगा, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय बॉडी X। कितना होगा स्टूडेंट, तो बाय द लॉ के हिसाब से कितना होगा, स्टीफेंस लॉ से कितना होगा, सिग्मा T4। यदि हम खाली X बॉडी कंसिडर करते तो ये रेडिएट कर रहा है एनर्जी। अभी X को नहीं कंसिडर करते हैं, खाली Y को कंसिडर करते हैं, ये भी बॉडी है तो ये भी रेडिएट करेगा। तो एनर्जी रेडिएटेड, सिमिलरली एनर्जी लिख देता हूं, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय सराउंडिंग बॉडी बाय सराउंडिंग बॉडी कौन सा, Y। कितना होगा स्टूडेंट, दैट इज सिग्मा इंटू T0 का 4 पावर होगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर T0 है स्टूडेंट। अभी क्या होगा, हमको पता है प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, जो X रेडिएट करेगा तो Y एब्जॉर्ब करेगा और Y रेडिएट करेगा तो X एब्जॉर्ब होगा। पर चूंकि X और Y दोनों परफेक्टली ब्लैक है तो कितना होगा, नेट लॉस ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी कौन सा, X। Y कितना रेडिएट कर रहा है स्टूडेंट, सिग्मा T04, इतना ये रेडिएट कर रहा है, तो ये एब्जॉर्ब करेगा ना। तो नेट लॉस की बात करते हैं, नेट लॉस ऑफ हीट कितना होगा, तो सिग्मा T4 इतना रेडिएट किया पर इतना इसने एब्जॉर्ब किया ना सराउंडिंग से, तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, माइनस सिग्मा T04 विल बी इक्वल टू सिग्मा T4 माइनस T04। लेट मी कॉल इक्वेशन नंबर 5। ये हमने क्या निकाला, नेट लॉस ऑफ हीट बाय ब्लैक बॉडी X व्हेन सराउंडिंग टेम्परेचर इज कंसिडर। यदि ये इक्वेशन 5 आप इक्वेशन नंबर 1 से कंपैरिजन करेंगे तो देखो वहां 1 में T0 नहीं था, यहाँ पे T0 आ गया है। अभी ये लॉ किसके लिए है, ये ब्लैक बॉडी के लिए है। तो फॉर ऑर्डिनरी बॉडी क्या होगा, फॉर ऑर्डिनरी बॉडी नेट लॉस ऑफ हीट कितना हो जाएगा, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ऑफ कोर्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो कितना होगा। देखो अभी हमने क्या किया, जब ब्लैक बॉडी का ऑर्डिनरी किया तो इधर ध्यान दीजिए, हमने उसको क्या किया, E से मल्टीप्लाई किया या A से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन कितना होगा, सिग्मा, यहाँ पे मैं E से मल्टीप्लाई किया था स्टूडेंट, तो यहाँ E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E इंटू T4 माइनस T04
बट E इक्वल टू ए है बाय किरचॉफ लॉ। देखिए E का वैल्यू ए के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू ए सिग्मा T4 माइनस T04, इक्वेशन नंबर 6। इसका यह मतलब है स्टूडेंट, यदि सराउंडिंग टेम्परेचर लिया, बराबर ध्यान दीजिए, सराउंडिंग टेम्परेचर लिया और ब्लैक बॉडी कंसीडर किया तो T4 माइनस T04 हो गया, और वही ब्लैक बॉडी का हमने ऑर्डिनरी बॉडी किया तो हमने क्या किया, ई आई से मल्टीप्लाई किया। ये इक्वेशन 5 ऑर्डिनरी बॉडी के लिए है और इक्वेशन 5 परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है, जबकि हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने सराउंडिंग टेम्परेचर कंसिडर किया। ये कंप्लीट, इस टॉपिक का थ्योरी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। यदि आपको ये अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे मैंने बताया नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे टॉपिक का पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम का PYQ भी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।